हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बायो सावर्ट्स लॉ और आज हम बात करेंगे किसी फाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर अगर हमें ये कैलकुलेट करना पड़े तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं, स्ट्रेट वायर है। ठीक है, फिर इसको हम राउंड भी कर देंगे, इसका हेलिकल शेप भी बना देंगे, जो मर्जी कर सकते हैं, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए हमारे पास जो वायर है वो कैसा है, स्ट्रेट वायर है, करंट उसमें से जा रहा है, फाइनाइट लेंथ का है, मतलब उसका जो लेंथ है वो फिक्स है और वो कितना है, एल है। क्लियर है, उसके साथ में कैसे कैलकुलेशन होंगी वो सब उसकी बातें करते हैं। क्लियर है, चलिए बातें करते हैं। तो आपने कहा सर ये रहा हमारे पास एक वायर, ठीक है, ये कोई वायर है और ये एल लेंथ का वायर है। कैसा वायर है, एल लेंथ का कोई एक वायर, फाइनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, एल लेंथ टोटल है। कोई रैंडम पॉइंट ले लिया हमने, तो आपने कहा सर ये कोई पॉइंट ले लीजिए, ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस वायर की वजह से, ये कैलकुलेट करके बता दो। हमने कहा ठीक है बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। तो आपने कहा सर कैसे बताएंगे, तो मैंने कहा पहले तो आप बताओ करंट का डायरेक्शन क्या है। तो आपने कहा सर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। देखो राइट हैंड थंब रूल से हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में प्लेस करो अपने थंब को और ये जो आपके फिंगर्स जो रोटेट करके आएंगी ये बताएंगी पी पॉइंट के ऊपर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो देखो पी पॉइंट पे डाउनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर की तरफ जाएगा। पी पॉइंट पे पेज के अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, तो अब जो छोटी छोटी चीजें हमें करनी है उसके ऊपर ध्यान दें। तो आपने कहा सर ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट हमने ले लिया O और यहां से इस P का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया ये कोई डिस्टेंस है विच इज इक्वल्स टू A। कोई डिस्टेंस A है, ध्यान देना हमेशा ये डिस्टेंस जब लोगे तो परपेंडिकुलर टू वायर लेना है। कैसा लेना है, परपेंडिकुलर टू वायर लेना है। ठीक है, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। P पॉइंट का जो डिस्टेंस वायर से होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर सब बातें, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर ये वायर हो गया, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, मतलब करंट जा रहा है, पी पॉइंट के ऊपर पता लगाना है, तो ये सब काम करना है। तो आपने कहा सर देखो बायो सावर्ट तो ये कहते हैं कि छोटे एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम पता लगा सकते हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें पता होता है। क्या होता है, आपने कहा सर ये तो हम जानते हैं म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई, क्या होता है आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय में क्या होता है बेटा, ये होता है डीएल मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है ये ध्यान देना है, ये वाला थीटा क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये वायर और पी पॉइंट को जोड़ने वाले, ठीक है सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये छोटा एलिमेंट लेना है, वहां से और पी पॉइंट को जोड़ने वाली जो डिस्टेंस है उनके बीच का एंगल होता है, ये होता है। तो आपने कहा सर दिस इज ड्यू टू डी एल लेंथ। डीएल लेंथ की वजह से ये होता है, ये हमें पता है। तो आपने कहा कि सर देखो डीएल लेंथ का पहले पता लगाओ, डीएल की वजह से कितना होगा और फिर सारी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें डीएल लेंथ का पता है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे बाद में जाके। तो आपने कहा सर पहले यहाँ पर एक डीएल लेंथ ले लो। तो ये वायर हमारे पास में बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा सा ऐसा वायर है, एल लेंथ का वायर है। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ओ हमारा मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, कहीं रैंडम कहीं भी वायर के ऊपर कोई पॉइंट हमने ओ ले लिया। ठीक है, तो आपने कहा सर एक छोटा सा क्या ले लो, एलिमेंट ले लो। अब देखो एलिमेंट जब आप इसका लेने बैठ जाओगे, ठीक है, जब आप इसका एलिमेंट लेते हुए जाएंगे तो एलिमेंट की वजह से सारी कैलकुलेशन होने वाली है, समझ रहे हो। तो आपने कहा सर एलिमेंट ले लेते हैं। तो डीएल लेंथ लेना है तो बोल दिया ये कोई छोटा लेंथ है, दिस इज इक्वल्स टू डीएल। क्या बोल दिया इसको हमने, ये हमारा कोई डीएल लेंथ है। आपको मैंने बताया था ये वेक्टर होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा अलोंग द क्या होता है, करंट होता है। अलोंग द क्या होता है, करंट होता है। तो इस पॉइंट से जब हम पी को, इस डीएल से जब पी को हम लोग ज्वाइन कर दें, तो आपने बोला ये हमने सर ज्वाइन कर दिया। ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल होता है बेटा जी थीटा। ये एंगल क्या होता है, थीटा। ठीक है,
तो फिलहाल तो मैंने बोला ये एंगल हमारे पास में, इसको हम थीटा डैश बोल देते हैं क्योंकि बार बार थीटा आएगा, उसको हम कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने बोल दिया ये जो एंगल है सर ये होता है थीटा, और हमने माना कि ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इसका वैल्यू कितना है थीटा, ये थीटा डैश है, ये क्या है थीटा है। कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा डैश किसके बीच में होता है, डीएल और आर के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है। आर, ये आर और डीएल के बीच के जो एंगल होता है ये थीटा डैश होता है, तो हमने लिख दिया थीटा डैश। समझ पा रहे हो चीजों को, क्लियर सब बातें। तो आर पता लग गया, ये ए डिस्टेंस है। हमने बताया कि भाई ये ओ पॉइंट से ये जो डीएल डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये जो छोटा एलिमेंट आपने लिया है इसका भी कुछ डिस्टेंस है, और हमने बोला कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेके चल रहे हो ये क्या है, ये एल है। ये क्या है, स्मॉल एल है, छोटा एल है। टोटल लेंथ कैपिटल एल है, पूरे वायर का जो लेंथ वो क्या है कैपिटल एल है। क्लियर सब बातें, सब बातें पता लग गई। तो आपने लिख चुके हो पहले, ये होता है, तो ये होता क्या है, ड्यू टू डीएल लेंथ, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू डीएल लेंथ। पी पॉइंट के ऊपर डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। क्लियर है, तो हमें पता लग गया। अब क्या करें, आपने कहा सर ऐसा कोई चीज ढूंढो जिसकी वजह से ये सारे काम हो जाए, सारा का सारा पूरा लेंथ कवर हो जाए। भाई देखो पी को जैसे जैसे आप इधर उधर शिफ्ट करोगे तो एंगल थीटा का वैल्यू चेंज करेगा। मतलब ये थीटा को अगर हम किसी दो पॉइंट के बीच में फिक्स कर दें तो हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन मिल सकता है। तो आपने बोला कि ठीक है सर करेंगे। तो करने से पहले क्या किया आपने, आपने कहा सर पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को इस पी से ज्वाइन कर देते हैं। तो आपने उठाया और ये ज्वाइन किया लोअर एंड को, आपने उठाया और ये आपने ज्वाइन कर दिया बेटा जी अपर एंड को। जितना भी मेजरमेंट होना है वो ए से होना है, ये ध्यान देना है। यहां से आपने मेजर किया इस तरफ क्लॉकवाइज, एंगल को बोला आपने φ1। यहां पर भी आप आ चुके हो, ये भी मेजरमेंट होगा, तो आपने बोला यहां से मेजर किया सर एंटी क्लॉकवाइज, और इसको आपने बोल दिया दिस इज नथिंग बट φ2। ठीक है, यहां देना है, ध्यान रखना है। मैं वापस से यहां पर बार बार एक चीज बोल रहा हूं, ए शुड बी, ए डिस्टेंस शुड बी, ए डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी, शुड ऑलवेज बी इन परपेंडिकुलर टू वायर, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरा φ1 एंड φ2 always measured from A in opposite directions, अपोजिट डायरेक्शन में इसका मेजरमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी देख लो। तो आपने बोला φ1 जो है वो क्या है क्लॉकवाइज फ्रॉम ए, ठीक है। φ2 कैसा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ए से ये किसका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये किसका है एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, यहां ध्यान दे दो, थीटा डैश जो है ये क्या होता है, दिस इज ऑलवेज एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। आर एंड डीएल के बीच का क्या होता है एंगल होता है। ऐसे लिखते हो ना, ये होता क्या था, ये लिखते थे डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब लिखते थे। तो डी एल आर साइन थीटा लिखा, आर से आर कैंसिल हो गया तो ये आर स्क्वायर बच गया। ये सब बचा है हमारे पास में। ठीक है, ये चीजें तो हमें पता लगा ली कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डेरिवेशन में यहाँ जो भी डेरिवेशन चलेगा, जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें ये तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा क्या हो गया बॉक्स बना दिया इसको, जिससे कि इसको याद रखना, हमेशा याद रखना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करोगे इसको याद करेंगे तो आज ही इसका सारा यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो चीजों को, बढ़िया। तो अब देखो, आपने कहा सर अब क्या क्या करें। देखो भाई, थीटा डैश की वैल्यू यहाँ पता लगा लो पहले। तो थीटा डैश कितना हो गया, आपने कहा सर ये तो 90 है, ये थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, आपने कहा सर ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा,
और इसको अगर लिखेंगे तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। ये तो हमने पता लगा लिया। तो आपका साइन थीटा डैश की जगह तो क्या चला जाएगा, कोस थीटा चला जाएगा। ये हमने पता लगा लिया पहले ही इस इटरेशन से। दूसरा आपने कहा सर देखो एंगल, यहां पर हमने पता लगाया थीटा डैश का वैल्यू, और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ये तो आपका फर्स्ट वर्क हो गया। सेकंड वर्क में आप क्या कर सकते हो वो देखो। आपने कहा सर हमें आर भी तो पता लगाना पड़ेगा ना, बार बार आर भी पता लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर देखो यहाँ आर अगर देखा जाए, ये एल लेंथ है, ये ए लेंथ है, यहां दोनों में फिक्स क्या है, ए तो फिक्स है। इसकी टर्म में आर को पता लगा सकते हो। देखो मैं सारे बताता हूं, सब कुछ यहाँ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हो बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका अंडर रूट। तो आपने कहा सर दिस कुड बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या लिख दोगे बेटा जी, एल स्क्वायर। ये भी हो सकता है। और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। कैसे पता लगा, अरे यार सिंपल है, ये आर है तो ये वैल्यू क्या है, थीटा है, तो ये बन गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। लिख सकते हो ना, ठीक है, यहां से ऐसे लिख सकते हो, सिंपल है यार। आर का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, आर का ये कंपोनेंट क्या होगा, आपका कोस थीटा होगा। आर का कोस थीटा ये बनेगा, आर का कोस थीटा ये बनेगा, आर का साइन थीटा ये बनेगा। तो इन दोनों का भाई आर का कोस थीटा इक्वल्स टू ए, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बाय कोस थीटा। कैसे किया वो देख लो यार, कोई बात नहीं, वापस से बना देते हैं, कंफ्यूजन मत रखो बस। ठीक है, आपने कहा सर ये ऐसा ऐसा कुछ होता है, ये हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, ये लेंथ ए है, ये हमारे पास ए, ये हमारा एल था, ये ए है, ये आर है, ये हमारा क्या है, आर है। तो इतना सब अगर आप कर लेते हो तो सिंपल सी बात है, यहां से ए अगर निकालना चाहें तो होगा क्या, ए इक्वल टू क्या होगा, आर का कॉस ऑफ थीटा होगा, और एल क्या होगा, आर का साइन ऑफ थीटा होगा। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। इस टर्म में लिखो, इसमें लिखो, दोनों में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या लिख सकते हो आप यहां से लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, या फिर आर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ए डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। ये दोनों के दोनों इटरेशन कर सकते हो, जो यूज हो जाएगा उसको रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, इसी ट्राइंगल से मैं टेन थीटा भी कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी ट्राइंगल से अगर मैं चाहूं तो यहां से टेन थीटा भी कैलकुलेट, यार आपने साइन कोस कर लिया तो टेन को भी क्या दिक्कत है, टेन को भी कर सकते हो ना। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, तो मतलब एल बाई ए क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल डिवाइड बाई ए। क्लियर है, तो ये तीन हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको यूज करते हुए पूरा का पूरा डेरिवेशन हम लोग करेंगे। क्लियर है सब बातें, चलिए। तो आपने कहा सर dB का वैल्यू हमारे पास है पहले से, और उसके अंदर अब वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही करना भी होता है, यही करना होता है। तो आपने कहा सर देखो हमारे पास है dB विच इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या हो गया, साइन थीटा डैश था उसको कन्वर्ट कर चुके हैं, वो कितना हो चुका है मेरे पास में, कॉस ऑफ थीटा कितना हो चुका है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा आ गया, और डीएल हो रहता है साथ में, है ना। तो ये डीएल साइन थीटा डैश था, तो क्या हो गया, डीएल कॉस थीटा डैश हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर वेरिएबल क्या क्या है, आर डिस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, डीएल क्या है आपका, डीएल तो वेरिएबल है ही, वो तो डिपेंड किस पे करता है, एल ऐसे 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 छोटा छोटा एलिमेंट है। तो आपने कहा ये तो एलिमेंट है सर, इसको तो इंटीग्रेट ही करेंगे। तो आपने कहा सर पूरा इंटीग्रेशन कर दो एक बार, कंप्लीट वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो। तो आपने कहा सर ये कर दो इंटीग्रेशन, म्यू नॉट डिवाइड बाय क्या हो गया, 4 पाई आई डिवाइड बाय क्या हुआ, आर स्क्वायर, साथ में कौन है, डीएल, और साथ में कौन है, कॉस ऑफ थीटा। अब देखो यार यहां पर कोस थीटा वेरिएबल है, थीटा का डीएल के साथ तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और यहां पर आर भी आपका क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये इसके अंदर इंटीग्रेशन डीएल के रेस्पेक्ट में होने वाला है, और यहां थीटा यहां आर है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपने कहा सर हम यहां पर करेंगे सब्स्टिट्यूशन, करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे।
क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे सर? सिंपल है बेटा, अभी निकाला था आपने tan थीटा विच इज इक्वल टू कितना बना था आपके पास में, ठीक है, L बाई ए बना था। देखो जरा थोड़ा सा बैक करो वीडियो को, फिर देखो L बाई क्या बना, ए बना। तो यहां से आपने बोला कि सर L इक्वल टू क्या हो सकता है, a मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। ए तो कांस्टेंट है, तो आपने कहा सर dl क्या हो सकता है, a मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, d थीटा। डिफरेंशियल तो आता ही होगा आपको, तो मतलब dl ये हो जाएगा, dl तो ये हो जाएगा। अब r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा आपने पता लगाया है, आपने कहा सर r दो तरीके से पता लगाया मैंने, या तो a डिवाइड बाय क्या होगा cos ऑफ थीटा, या तो r को मैं क्या लिख सकता हूं, a डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा। दोनों में से जो यूज हो जाए उसको कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई, तो आपने कहा ये चीजें हो गई। इन चीजों को यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे, इनको उठा के यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो कैसे किया, आपने कहा सर इंटीग्रेशन db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट आई कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय 4 पाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब और क्या कॉन्स्टेंट है, कुछ नहीं है सर, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या, dl, तो dl का वैल्यू तो यहां से निकालो, a कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा डिवाइड बाय, आपने कहा सर dl का वैल्यू रख दिया, साथ में बाहर कौन बैठा हुआ है बेटा, cos ऑफ थीटा बैठा हुआ है, r स्क्वायर का वैल्यू और रखो। अब ये सेक है, तो सेक cos की फॉर्म में तो आ सकता है, साइन की में तो नहीं आ सकता है, मतलब हम लोग क्या पुट करेंगे, आपने कहा सर r स्क्वायर की जगह पुट कर दो a डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ओपन कर दो, तो ये हो गया b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन db, तो ये होगा, ये होगा। तो आपने कहा सर म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई कांस्टेंट हो गया। यहां से देखोगे a स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय a भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन होगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा होता है, ये पता है ना हमें। तो ये पता है अगर, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करो, जैसे यूज करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास में, बचेगा cos थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। क्या किया है हमने, बहुत आसान सा काम किया है, यहां पर इससे इसको कैंसिल आउट किया है, और इन भाई साहब से ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल आउट होगी। क्लियर है, यही बचेगा, अरे ये बचेगा, इसको सॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा। आपने कहा सर थीटा है, इंटीग्रेशन है, तो क्या हम लोग यहाँ पर लिमिट नहीं रखेंगे, बिल्कुल लिमिट रखना पड़ेगा, बिल्कुल लिमिट आपको चाहिए भाई। इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कहां से कहां तक करना है ये पता होना चाहिए। कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कर सकते हो तो प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, फिर कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना। तो यहीं से करो, कैसे करें, मैंने कहा भाई देखो इधर आओ, थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, इस पॉइंट से यहां तक वेरी कर रहा है भाई, ये पूरा का पूरा थीटा का वेरिएशन तो है। थीटा यहां पर कितना होगा, φ2, थीटा यहां पर कितना होगा, φ1, तो φ2 से कहां तक जाना है, φ1। अब आपको बोला गया पहले से एक क्लॉकवाइज मेजरमेंट, एक एंटी क्लॉक है, मतलब एक का साइन पॉजिटिव होगा, एक का क्या होगा, नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है हमारा, नेगेटिव, क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने बोला कि सर यहां लिमिट रखना पड़ेगा हमें, तो लिमिट किसका रखेंगे, तो आपने कहा सर यहां रखेंगे हम लोग φ2 से जाएंगे, और कहां तक जाएंगे, φ1 तक जाएंगे, पुट कर दो। तो आपने कहा सर b इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई a, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, और इसका लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, माइनस φ2 से लेकर कहां तक जाएगा, φ1 तक। आपने कहा सर इसको सोल्व कर देते हैं, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई a, यहां पर क्या बना, आपने कहा सर अपर लिमिट रख दो, अपर लिमिट क्या है, φ1, माइनस माइनस माइनस, साइन में अगर माइनस थीटा होता तो बाहर आ जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, साइन ऑफ φ2, ठीक है। तो आपके पास में इक्वेशन आ गया कि आपका एक करंट कैरिंग वायर जो कि फाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसका फॉर्मूला आपने बना लिया कि B इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा सर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई a मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, मतलब
phi1 और phi2 का कैलकुलेशन कर लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आंसर होगा किसमें? टेस्ला में। आंसर किसमें होगा? टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो phi1 phi2 का मेजरमेंट कैसे होगा? मैंने बताया ए से मेजरमेंट करना शुरू करना है, एक क्लॉकवाइज जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ए हमेशा आर के मतलब ए हमेशा वायर की क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले हमने वही डिस्कस किया है, उनको यूज करते हुए सारा का सारा सॉल्यूशन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। क्लियर सब बातें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है हम लिख चुके हैं, पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। अब ये तो बन गया हमारे पास केसेस। अब बात करते हैं सर इसके स्पेशल केस क्या होंगे। तो आपने कहा सर नंबर 1 केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? आपने कहा सर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इनफाइनाइट वायर के लिए। क्या करना चाहते हैं? इनफाइनाइट वायर के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो आपने कहा सर कैसे करें? बिल्कुल आसान है बेटा, वही वायर है आपके पास में, इस तरफ ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, इस तरफ ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, वही कोई पॉइंट है। तो पॉइंट हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? A होगा। ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमारी इटरेशन है, पहले ही हमने पता लगा लिया है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट वायर है, तो आपने कहा सर यहां से जो मेजरमेंट होता है वो होता है phi1 का, यहां जो मेजरमेंट इस तरफ डायरेक्शन में होगा वो किसका होगा? आपने कहा सर ये होता है phi2 का। ये किसका होता है? phi1 का। ये होता है phi2 का। अब देखो ये बहुत लॉन्ग है, तो अगर ये बहुत लॉन्ग है तो phi2 किसकी तरफ मूव करेगा? phi2 किसकी तरफ मूव करेगा? आपने कहा सर phi2 हमारा भागेगा 90 डिग्री की तरफ। उसी तरह से ये भी बहुत दूर है, वायर बहुत दूर जाएगा, तो ये इसके साथ साथ पैरेलल पैरेलल जाएगा, पैरेलल पैरेलल जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री की तरफ जाएगा। समझ रहे हो? तो आपने कहा सर बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो बीटा सॉरी बी आपने निकाला मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आया था वो? म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई ए, साथ में कौन था इसके? आई था, और साथ में यहां क्या लिखा था बेटा? साइन phi1, प्लस में क्या लिखा था हमारे पास में? साइन phi2। यही था फॉर्मूला। phi1 phi2 का वैल्यू लिख दो। आपने कहा सर phi1 का वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। सिमिलर हमारा phi2 का वैल्यू भी क्या हो गया? 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि दे आर पैरेलल टू वायर, पैरेलल टू वायर, बिकॉज वायर इज इन्फिनाइट लॉन्ग। इन्फिनाइट लॉन्ग होगा तो यार हम लोग उसको मेजर करने आएंगे तो हम 90 डिग्री के आसपास ही कुछ मिलेगा। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने कहा सर वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 91 तो कितना बनेगा बेटा? वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय कितना हो गया? 4 पाई ए मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 2। मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2। साइन 90 1 + 1 2 हो गया। अब आप चाहें तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, पर ऐसा करना नहीं। क्यों? क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो हमें पता है, हमें पता है। वी नो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई का डायरेक्ट वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। तो इसको कैंसिल आउट ना करें ताकि क्वेश्चंस में आपको फायदा मिले। तो यहाँ पर डायरेक्ट बी का वैल्यू देख लो। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपने कहा सर सिंपल है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और ये क्या हो जाएगा? 2i डिवाइड बाय ए। दिस इज द वैल्यू फॉर ए इनफिनाइट वायर। वैल्यू किसमें रहेगा? टेस्ला। वैल्यू किसमें रहेगा? टेस्ला। गुड, बढ़िया। अब आपने कहा सर चलो दूसरा केस की बात करते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है सेमी इनफिनाइट वायर हो तो क्या होगा? अच्छा, इसमें करंट है, ऐसा नहीं करंट नहीं है, करंट है। सेमी इनफिनाइट वायर हो तो क्या करें? सेमी इनफिनाइट वायर का मतलब क्या है? एक एंड इन्फिनिटी की तरफ है, दूसरा फाइनाइट है। दूसरा क्या है? फाइनाइट। यहां बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये कोई वायर है, ये पॉइंट 0 है, और ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। समझ रहे हो बात को? पॉइंट कहां पर है? पॉइंट यहां पर है, पॉइंट यहां पर है।
तो देखो बेटा जी, ये रहा आपका ए डिस्टेंस। ए से एंटी क्लॉक क्लॉक जो उस तरफ ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ ले लिया ना हमने। तो आपने कहा सर ये जो यहां जो एंगल आएगा ये मेरा क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा φ1 और वापस से ये किसकी तरफ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। दूसरा एंगल क्या होता है, दूसरा होता है यहीं से मेजरमेंट होता है, यहीं से मेजरमेंट होता है और कहां तक जाना होता है, जहां पर वायर मिल जाए। वायर मिल ही नहीं रहा, चलना तो शुरू करो तब तो मिलेगा वायर। तो आपने कहा सर यहां से चलना शुरू किया, नहीं मिला, कोई बात नहीं, मिल गया। कितना चले बेटा, φ2 कितना मूव किया अब 360 डिग्री। कितना मूव किए 360 डिग्री। भैया ऐसे चलते हो ना, एक इधर जाओगे तो दूसरा अपोजिट जाओगे, तो अपोजिट जा रहे हो तो कहां तक आना होता है, जहां मिल ही जाए वायर। वायर कौन है, ए तो है। इस ए से ही तो मेजरमेंट करोगे ना, तो यहीं बैठा हुआ है, इसी के बगल में है, तो वायर कहीं आ ही नहीं रहा है, वायर कहीं टच ही नहीं कर रहा है, तो वायर इसी को टच कर रहा है। इस पॉइंट ओ पर तक जाना था ना आपको, यहां से चलना शुरू किया, वापस आ गया, तो φ2 कितना हो गया 360। तो आपने लिख दिया कि φ1 कितना हो गया है 90 डिग्री और φ2 कितना हो गया है 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री बोलो 360 बोलो एक ही बात है ना, फॉर्मूले पुट कर दो। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 1, ये हो गया 0, तो वैल्यू कितना बन जाएगा बेटा, μ0I डिवाइड बाय 4πa। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर। वैल्यू किसमें होगा, टेस्ला। वैल्यू किसमें होगा, हमेशा टेस्ला। ये हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री की तरफ मूव करेगा, दूसरा वाला एंगल यहां इसके सामने रखा हुआ है, इस एंड के सामने रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब ऐसा कोई क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको ये बार बार इटरेशन यूज करना पड़ेगा, बार बार आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे और अपने सॉल्यूशंस को करोगे। ठीक है, बिल्कुल इसके एंड के सामने रखा हुआ है पॉइंट, तो की बात है। अगर ये कहीं आर्बिट्रेरी यहां रखा होता तो फिर इसका एंगल हम मेजर करते, φ2 वैल्यू कुछ ना कुछ आता, बता देता वो आपको जो भी आएगा। क्लियर है, यहां पर ध्यान रखना है P पॉइंट कहां पर रखा है, यहां पर लिख देते हैं इस बात को ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, यहां पर रखोगे P पॉइंट इज एट वन एंड, दूसरे एंड के ऊपर रखा हुआ, किसी एक एंड के ऊपर बी पॉइंट को हमने रखा हुआ। दो केस हो गया, बहुत बढ़िया। तीसरा केस क्या हो सकता है, आपने कहा सर तीसरा केस भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है, तो मैंने लिखा भाई हो सकता है नहीं, होगा ही थर्ड केस। क्या बोलोगे, आपने कहा सर एट एक्सिस ऑफ वायर, वायर की एक्सिस पे रख दें तो क्या होगा सर, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कैसे बोलना चाहते हो, आपने कहा सर ये तो है वायर और इसमें ये फ्लो हो रहा है करंट। P पॉइंट या तो इधर रखा है या तो इधर रखा है, कहीं ना कहीं तो पॉइंट रखा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है इधर रख दिया आपका P पॉइंट, उधर जगह नहीं है ना इसलिए। ये हो गया P पॉइंट। अब आपको पता है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर P पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। आपने कहा कोई बात नहीं सर जी, नहीं है तो क्या हुआ, एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो पहली बात तो ये बेटा मेजरमेंट कर ही नहीं सकते आप, पहली चीज तो क्या है, मेजरमेंट आप कर ही नहीं सकते। क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाओ तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो ये होगा ही नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ए हमें चाहिए। तो आपने कहा सर ये ए है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर तो नहीं है पता है आपको, फिर भी आपकी जिद को पूरा करना है। यहीं से वायर पर जाना है, तो देखो जरा इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया φ1 विच इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ से मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने कहा सर ये होता है φ2, ये भी कितना हो गया 0 डिग्री। तो आपने लिखा b इज इक्वल टू क्या है, μ0 डिवाइड बाय 4π I डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय साइन φ1 प्लस साइन φ2, φ1 भी 0, φ2 भी 0, साइन 0 0, साइन 0 0, 0 0 0, 0 0 0, तो सब 0। तो बेटा जी b का वैल्यू कितना हो गया 0। मतलब अगर कोई पॉइंट एक्सिस ऑफ वायर पर रखा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। कभी भी ध्यान रखना इस बात को। क्यों, देखो राइट हैंड थंब रूल का वायलेशन भी ये कर देता है। कैसे कर देता है, देखो करंट की डायरेक्शन में आपने क्या किया, आपने थंब को प्लेस किया और उंगलियों को ऐसे फोल्ड किया,
तो ये डायरेक्शन होना चाहिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो पी पॉइंट तो आपकी डायरेक्शन ऑफ थंब में ही रखा हुआ है, तो पी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर होगा या तो इधर होगा, इधर तो कुछ होगा ही नहीं, इधर तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये पता लगा लिया। राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते थे आप, और अगर चाहते तो ये सब काम कर देते। ठीक है, तो अब यहां पर दो चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, क्या क्या है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड can be calculated by help of Biot-Savart law। ये जो हम काम कर रहे हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड always estimated on a point with help of किसकी हेल्प से निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो चीजों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ही एक बार फिर से लिख दो, क्योंकि बार बार याद रखना है, ध्यान रखना। ए ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वायर, ये ध्यान रखना। phi 1 and phi 2 always measured in opposite directions from A से मेजरमेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो चीजों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, इनको ध्यान रखोगे बेटा जी तो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत बढ़िया से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। समझ रहे हो? तो आज तो हमने डिस्कस क्या किया है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपका बिहेवियर शो करता है और अलग अलग उनके फंक्शन कैसे बनते हैं, अलग अलग केसेस को हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे? इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। समझ रहे हो? तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।